बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज इस प्रथम व्याख्यान में स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के पहले यूनिट का आज हमारा व्याख्यान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थात पृथ्वी भीतर से किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति और उसकी बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त करना मनुष्य के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है। दूसरी बात, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वैसे तो भूगर्भ का विषय है, लेकिन भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भी इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी का जो बाहरी स्वरूप है, जो हमारे भूगोल का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, यह बाहरी स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ से ही निश्चित होता है। इसलिए आंतरिक भाग की सामान्य जानकारी का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में प्रारंभ में विद्वानों का मत था कि जो दक्षिण भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत, यह अत्यंत प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि एक स्थिर और संतुलन की दशा में होगा। लेकिन 11 दिसंबर 1967 दक्षिण भारत के कोयना में भयंकर भूकंप आया, जिसने यह संदेह पैदा कर दिया कि दक्षिण भारत एक दृढ़ और संतुलित भूखंड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भूकंप विज्ञान के साक्ष्य है। फिर भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के साधनों को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। इसमें प्रथम है अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन जिसमें घनत्व, पृथ्वी की चट्टानों का घनत्व, उन चट्टानों का दबाव और पृथ्वी के भीतर की ओर जाने पर बढ़ता हुआ तापमान। दूसरा साधन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं, कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत, उनके सिद्धांत। और तीसरा है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में पहला है ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के साधन 3 साधन हमने विभाजित किए हैं: प्राकृतिक, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित और अप्राकृतिक साधन। अब सर्वप्रथम हम लेते हैं उत्पत्ति से संबंधित अप्राकृतिक साधन, जिसमें सबसे पहले आता है घनत्व। तो पृथ्वी की चट्टानों का घनत्व, उन चट्टानों का बढ़ता हुआ दबाव और भीतर की ओर जाने पर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर कुछ निष्कर्ष हम अवश्य निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो बाहरी स्वरूप जो हम देखते हैं, यह परतदार चट्टानों से बना हुआ होता है, जिसका घनत्व कम होता है। इस परत की मोटाई, औसत मोटाई आधे मील है, लेकिन कहीं पर यह अधिक है, समुद्री तल पर बहुत कम होती है। इस परत के नीचे एक दूसरी परत होती है जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट की बनी हुई होती है। इस परत का घनत्व कहीं पर 3 तो कहीं पर 3.5 होता है, जबकि पृथ्वी के औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5, जो कि ऊपरी भाग के घनत्व से अधिक है। अर्थात पृथ्वी का भीतर का यानी आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 से अधिक होना चाहिए, जो कि 11 माना जाता है। पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व, अर्थात कोर भाग, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, उसका घनत्व 11 माना जाता है। तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। पहला निष्कर्ष, पृथ्वी के
अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक होता है या सर्वाधिक है। पहला निष्कर्ष हम ये निकालते हैं। दूसरा आता है दबाव। तो यहां पर यह है कि पृथ्वी का जो अंतरतम का अत्यधिक घनत्व सर्वाधिक है, किसके कारण है? चट्टानों के बढ़ते हुए दबाव के कारण। जो जो हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो चट्टानों का दबाव या चट्टानों का भार बढ़ता जाता है, अर्थात इसलिए पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है बढ़ते हुए दबाव के कारण। तो दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की चट्टानों के बढ़ते हुए दबाव के कारण आंतरिक भाग का घनत्व सर्वाधिक होता है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों और पर्यवेक्षणों से यह निष्कर्ष निकला है कि प्रत्येक चट्टान की एक सीमा होती है, उसके आगे कितना ही दबाव बढ़ा दिया जाए उसका घनत्व नहीं बढ़ता। तो यहां यह मत भ्रामक होता है कि पृथ्वी का अंतरतम बढ़ते हुए दबाव के कारण सर्वाधिक घनत्व होता है। तो फिर दबाव के कारण नहीं है तो किस कारण है? तो अंतरतम स्वयं ऐसी धातु का बना हुआ है जिनका घनत्व स्वयं में अधिक होता है, और पृथ्वी का आंतरिक भाग लोहे व निकल के मिश्रण से बना हुआ माना गया है, जिनका घनत्व स्वयं में अधिक होता है। और निकल और लोहा चुंबकीय धातु है, तो इससे पृथ्वी के आंतरिक चुंबकीय भाग की भी पुष्टि होती है कि पृथ्वी में चुंबकत्व पाया जाता है। तीसरा निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक इसलिए है कि वह स्वयं अधिक घनत्व वाले धातुओं का बना हुआ है। तीसरा साक्ष्य है हमारे पास तापमान। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि तालाब और नदी के पानी की अपेक्षा आपके टैंक का पानी, कुएं का पानी और ट्यूबवेल का पानी गर्म होता है। तो यहां हम स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर की ओर तापमान अधिक होता है। प्रति 32 मीटर पर यह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न आता है आपका कि पृथ्वी के भीतर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि दर किस तरह होती है या कितनी होती है? तो प्रति 32 मीटर भीतर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है वहां पर भीतर की ओर जाने पर तापमान अधिक पाया जाता है उन क्षेत्रों की बजाय जो विवर्तनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अगर हम इस दर से पृथ्वी के भीतर का आकलन करें तो जो कोर और मेंटल की सीमा है 2900 किलोमीटर पर पृथ्वी का तापमान आपके 25,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर का तापमान 2900 किलोमीटर पर 25,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी का आंतरिक भाग पिघल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। तो यहां निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के भीतर की ओर जाने पर तापमान के बढ़ने की दर घटती जाती है। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़कर यह दर घटती जाती है। अगर हम पृथ्वी के भीतर तापमान का आकलन करें तो पृथ्वी के भीतर की ओर जाने पर 100 किलोमीटर पर यह तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है, और भीतर की ओर जाएं तो 400 किलोमीटर पर तापमान बढ़कर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और भीतर की ओर जाएं तो 700 किलोमीटर पर यह तापमान बढ़कर 1900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब जो पृथ्वी के अंतरतम और मेंटल की जो सीमा है 2900 किलोमीटर, यहां पर यह तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस रहता है, और
जो पृथ्वी का कोर का मध्य भाग है 5100 किलोमीटर, यहां पर यह तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि भीतर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, लेकिन तापमान के बढ़ने की दर घटती जाती है। इस स्थिति में तो आपके 2900 किलोमीटर पर तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तापमान आपका 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तीन अप्राकृतिक साधन घनत्व, दबाव और तापमान के आधार पर हमने ये 3-4 निष्कर्ष निकाले हैं। दूसरा हमारा साक्ष्य है, दूसरा हमारा साधन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। तो बहुत से विद्वानों ने पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ अपने मत, परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए, जिसमें पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल, ठोस या गैस का बना हुआ माना है। चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं से हुआ है, इसलिए पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए। जबकि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निकले ज्वार से हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। इसी प्रकार लाप्लास महोदय भी पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं, जबकि इनकी वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम गैस होना चाहिए, अर्थात वायव्य होना चाहिए। और भी बहुत से विद्वानों ने पृथ्वी को, अंतरतम को गैस का बना हुआ माना है। यहां पर दो ही कल्पनाएं हो सकती है कि या तो पृथ्वी का अंतरतम ठोस है या पृथ्वी का अंतरतम तरल है। तीसरा साधन आता है हमारा प्राकृतिक साधन। जिसके शुरू में हमने पढ़ा था कि इसको दो भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर हमने शुरू में पढ़ा कि तापमान में वृद्धि होती जाती है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत ऐसी अवश्य होती है जो तरल अवस्था में होती है, जहां से ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म और तप्त लावा पृथ्वी के भीतर और बाहर फैलता है। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के भीतर एक परत तरल अवश्य होगी, लेकिन बढ़ते हुए दबाव के कारण या बढ़ता हुआ दबाव उसको तरल अवस्था में नहीं रहने देता है। हाँ, यह अवश्य है कि पृथ्वी के भाग में दरार आने पर या विवर्तनिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में यह इसको तोड़कर पिघली अवस्था में तप्त लावा बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक परत जहां पर पिघली अवस्था में होनी चाहिए। दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्षी। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का सबसे अधिक सटीक और महत्वपूर्ण साधन है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में भूकंप के दौरान उत्पन्न हुई तरंगों के आधार पर या उन तरंगों की गति और उनके भ्रमण पथ के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष अवश्य निकालते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का होगा। लेकिन भूकंप विज्ञान के साक्ष्य पर पूरा एक व्याख्यान बनता है, जो हम अगले व्याख्यान में इसको पढ़ेंगे। तो आज का ये व्याख्यान निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।